दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आरजे गौरी और हम आज लेकर हाजिर हैं आपका चहीता शो कम्युनिटी कलर्स। दोस्तों कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी सारी खबरें आपके पास लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ प्रोग्राम में हम नए नए सेगमेंट्स इंक्लूड करते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी पता करते हैं। फ्रेंड्स, आपका प्यार, आपके ईमेल, आपके खत, आपके सुझाव हम तक पहुंचते रहते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से इनको शो में इंक्लूड करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप दिल से पसंद करते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, प्रोग्राम सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com पर, और यहाँ पर प्ले बटन के साथ आप प्रोग्राम को लाइव सुन सकते हैं शुक्रवार रात 9 बजे और इसका रिपीट टेलीकास्ट आप सुन सकते हैं शनिवार दोपहर 4 बजे। लेकिन अगर आपकी कोई खबर मिस भी हो जाती है तो चिंता न करें, आप ये खबरें अब सुन सकते हैं YouTube पर भी। दोस्तों, रेडियो उड़ान का ऐप आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से ही डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, गूगल, एलेक्सा, एप्पल, यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी रेडियो उड़ान की स्ट्रीमिंग की जाती है, जहाँ पर आप हमारे सारे शोज का मजा उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमें ट्विटर पर फॉलो करें और हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें। बहरहाल वक्त हो चला है आज के शो की शुरुआत करने का। सबसे पहले हम मुड़ेंगे आज के हाइलाइट्स यानी कि हेडलाइंस की तरफ। आइए सुनते हैं इस हफ्ते की हेडलाइंस। यूडीआईडी कार्ड विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य बनाने पर MSJ&E कार्यालय ज्ञापन। पुणे के ससून अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार। स्थायी अपंगता केंद्र शुरू करेंगे गोवा के सीएम। पद्मिनी चन्न प्रगदा को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हुआ बुरा अनुभव। पटना हाईकोर्ट ने विकलांग छात्रों का मांगा ब्यौरा। सुनेंगे कोरोना से जुड़ी नई रिसर्च के बारे में। सुनेंगे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिसीज पर हुई नई रिसर्च के बारे में। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने विकसित की नई तकनीक, बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही किया जा सकता है ठीक। दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ पीएम मोदी की स्पेशल सेल्फी, बताया अपनी रोज की कमाई का एक हिस्सा देते हैं बीजेपी को। सुनेंगे व्हील चेयर पर बैठकर सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर की न्यूज। विशेष शिक्षा में डिप्लोमा के लिए प्रवेश आवेदन शुरू। दिव्यांग बच्चों के लिए खुला रिसोर्स रूम। ट्रेन में दिव्यांगों के लिए रिजर्व रहेंगी नीचे वाली सीटें। तो दोस्तों, ये थी हेडलाइंस आज के कम्युनिटी कलर्स की। इसके बाद हम रुक करेंगे डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार हम सुनेंगे खबरें विस्तार से। क्या आपके बच्चे को बोलने में कठिनाई होती है? बोलते समय आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाता है, या फिर अपनी उम्र के अन्य बच्चों से घुल मिल नहीं पाता है? तो ये ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। नई दिशा ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों के परिवारों के लिए मुफ्त हेल्पलाइन सेवाएं प्रदान करती है। सहायता और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर यानी 844-844-8996 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। नई दिशा किसी भी परिवार को पीछे न छोड़े। अरे गणेश, तुमने यूनियन बैंक से ब्रेल डेबिट कार्ड ले लिया है ना? क्या मजाक करते हो भैया, अंधा हूँ मैं, क्या डेबिट कार्ड चलाऊंगा।
अरे भाई, यूनियन बैंक आप जैसे ग्राहकों के लिए लेकर आया है यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड। वो क्या है? इस कार्ड में उभरे हुए ब्रेल डॉट्स के कारण इसका परिचालन बहुत ही आसान है और कार्ड में चिप के विपरीत हिस्से में एक गोलाकार नॉच है जिससे ग्राहकों को अपने कार्ड की सही पहचान एवं उसके सही प्रयोग में मदद मिलेगी। अच्छा, इतना ही नहीं, यह एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है जिससे संपर्क रहित लेन देन भी किया जा सकता है और कम राशि के लेन देन के लिए बिना पिन के क्यू स्पार्क से टैप करो और भुगतान हो गया समझो। वो सब तो ठीक है भैया, पर मैंने सुना है कि डेबिट कार्ड से बहुत कम पैसे निकाल सकते हैं। इस स्कीम के तहत बैंक दे रही है रुपए प्लैटिनम कार्ड जिसकी कैश विड्रॉल लिमिट 75,000 और शॉपिंग लिमिट 1.5 लाख रुपए है। ये तो बहुत बढ़िया कार्ड है। इस पे और क्या सुविधा है? इस कार्ड के साथ प्राइमरी होल्डर को 2 लाख एवं एड ऑन होल्डर को 1 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलता है और अगर हवाई दुर्घटना हो तो प्राइमरी होल्डर को 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस कार्ड द्वारा महज 2 रुपए में लॉन्च एक्सेस भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि वर्तमान में ये कार्ड पहले साल के लिए निःशुल्क जारी किया जा रहा है। क्या बात करते हो? हाँ, आज ही जाके यूनियन बैंक से यूनियन स्पर्श ब्रेल डेबिट कार्ड ले लो। जरूर भैया, ये तो वाकई अच्छा कार्ड है। मैं आज ही ये कार्ड ले लेता हूँ। यूनियन बैंक की यह पहल हमारे लिए एक नया उजाला लेके आई है। अरे यूनियन बैंक का तो नारा ही है, अच्छे लोग अच्छा बैंक। अभी आप सुन रहे थे यूनियन पॉडकास्ट। अगली कड़ी में फिर हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वेलकम बैक फ्रेंड्स टू प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। प्रोग्राम में अब वक्त हो चला है खबरें विस्तार से सुनने का, तो बिना कोई वक्त गवाए बढ़ते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर, जो है यूडीआईडी कार्ड्स के बारे में। विकलांगों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत कोई भी लाभ उठाने के लिए अनिवार्य यूडीआईडी कार्ड नामांकन संख्या विकलांगता प्रमाण पत्र के उत्पादन पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक ज्ञापन जारी किया गया। आधिकारिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 2.68 करोड़ में लगभग आधे लोग विकलांगता प्रमाण पत्र भी नहीं लिए हैं और जहां तक कि 2021 और 22 की वार्षिक रिपोर्ट है उसके अनुसार यूडीआईडी कार्ड्स जारी करने की बात है तो इस वर्ष में लगभग 11.17 लाख ही यूडीआईडी कार्ड्स जारी किए गए हैं। ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 2021 की अनुसूचित जनगणना के अनिश्चितकालीन स्थगन और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अनुसार विकलांगों की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। ये सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि विकलांगों की कुल जनसंख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसी गणना के अनुसार यूडीआईडी कार्ड्स नहीं रखने वाले पीडब्ल्यूडीज की भी एक बड़ी संख्या निर्णय के तहत स्वचालित रूप से लाभ से वंचित हो जाएगी, जो कि पहले से ही ईपीडब्ल्यूडी द्वारा लागू किया जा रहा है। अब तक कई विकलांग संगठनों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं पुणे की ओर, जहां पर एक फिजियोथेरेपिस्ट को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता एक सरकारी कर्मचारी ने विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल में निवेदन किया था। अधिकारियों ने कहा कि पुणे राजकीय ससून जनरल हॉस्पिटल में 43 वर्षीय एक फिजियोथेरेपिस्ट को गुरुवार को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जब संबंधित फिजियोथेरेपिस्ट ने इसे जारी करने के लिए 60,000 रुपए की मांग की तो शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया। ये तथ्य एक पुलिस बयान में कहा गया है। एससीबी ने जाल बिछाया और फिजियोथेरेपिस्ट को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वत की राशि स्वीकार करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब प्रोग्राम में खबर है गोवा पणजी से।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में स्थायी विकलांगता केंद्र शुरू करने का आश्वासन देते हुए कहा है कि राज्य में प्राथमिकता के आधार पर एक मोटर न्यूरॉन केंद्र स्थापित किया जाएगा। वे गुरुवार को रविंद्र भवन संक्वेलिम में जरूरतमंदों को चिकित्सा उपकरण वितरण के दौरान बोल रहे थे। गोवा में मधुमेह के परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए सावंत ने लोगों को कम चीनी खाने की सलाह दी। उन्होंने राजभवन द्वारा उठाए गए कार्यों के लिए राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई की भी सराहना की है। पिल्लई के साथ सावंत ने राजभवन के गवर्नर फंड के तहत 48 डायलिसिस और कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता वितरित की और CSR योजना के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रायोजित जरूरतमंद व्यक्तियों को नवीनतम मस्तिष्क नियंत्रित मायो इलेक्ट्रिक हाथ BPCL भी मुहैया कराया है। इस अवसर पर बोलते हुए राज्यपाल ने कहा है कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य वैश्विक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने उपस्थित लोगों को राजभवन द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी है। दोस्तों, प्रोग्राम में अब मुड़ते हैं बेंगलुरु हवाई अड्डे की ओर, जहां पर पद्मिनी चन्नाप्रगदा 1 अप्रैल को हवाई यात्रा करने के लिए अड्डे पर मौजूद थी। जब उन्हें पता चला कि उन्हें मासिक धर्म शुरू हो गया है, उनके पास कोई मासिक धर्म उत्पाद नहीं था और उन्हें पता चला कि उन्होंने अपना सारा सामान बैग्स में छोड़ दिया था, जो कि वो पहले ही चेक इन कर चुकी थी। इस प्रकार शौचालय और फार्मेसी या कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के टर्मिनल पर अवधि के उत्पादों को बेचने वाले किसी भी स्टोर की वो खोज कर रही थी और वहीं उनकी कष्टदायी यात्रा शुरू हुई। उड़ान भरने में 3 घंटे से भी कम समय बचा था। पद्मिनी ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि हवाई अड्डे पर शौचालय को ढूंढना काफी मुश्किल साबित रहा, जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि शौचालयों को जैसे जनता से छिपाने के लिए ही बनाया गया हो। दोस्तों, आपको बताते हैं कि पद्मिनी एक विकलांगता खेल शोधकर्ता है जो इंडियन व्हील चेयर टेनिस टूर IWTT नामक एक पहल के साथ काम कर रही है, जो विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर टेनिस को प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में तराशने में मदद करती है। पद्मिनी ने कहा कि हवाई अड्डे पर शौचालय आमतौर पर जनता को स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और रास्ते में स्थित होते हैं, जबकि यात्री विभिन्न बिंदुओं से गुजर रहे होते हैं। हालांकि बंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में ऐसा कोई सीन मौजूद नहीं है। एक बार जब आप साइन बोर्ड द्वारा बताए गए स्थान में प्रवेश करते हैं तो एक अत्यधिक लंबी सुरंग से आपको गुजरना पड़ता है, जिसकी दूसरी तरफ शौचालय मौजूद है। सुरंग में प्रवेश करने के बाद लगभग 100-200 मीटर चलना पड़ता है, जो कि क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करा सकता है। वहाँ भी सुरंग के प्रवेश द्वार पर ठीक बाहर वॉशरूम वास्तव में था, लेकिन बीच में वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए कोई संकेत नहीं लगाया गया। फार्मेसी या जनरल स्टोर की खोज भी बहुत निराशाजनक थी और अंततः असफल ही रही। पद्मिनी 1 घंटे तक पूरे T2 में चलती रही और वहां महिला कर्मचारियों से पूछताछ भी करती रही, जिसके बाद भी उन्हें कोई ये न बता सका कि उनके काम की चीजें उन्हें कहाँ मिल सकती हैं। वे सुरक्षा द्वार पर लौट गई। जब उन्होंने एक महिला से संपर्क किया, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उन्हें एक पर्यवेक्षक के स्टेशन पर ले जाया गया। पद्मिनी ने कहा कि वहां बैठे 2 लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें डिपार्चर सेक्शन से बाहर निकलना होगा और वापस से अंदर आते समय एक बार फिर पूरी सुरक्षा जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा और ये सब बस आगमन सेक्शन के पास एक फार्मेसी तक पहुंचने के लिए जरूरी था। T2 में महिलाओं संग्रहित ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। पद्मिनी बताती है कि मैंने जिस भी व्यक्ति से बात की वो नहीं जानता था कि फार्मेसी कहाँ है और किसी ने भी ये पूछने की जहमत नहीं उठाई कि मुझे फार्मेसी क्यों चाहिए। पद्मिनी ने कहा कि आखिरकार एक सुरक्षा कर्मी द्वारा कृपा पूर्वक वो उत्पाद पेश करने के बाद वो एक पुराने उत्पाद को प्राप्त करने में सक्षम हो पाई। इसके बाद ही एक टर्मिनल मैनेजर ने उन्हें फोन किया और बताया कि T2 पर कोई फार्मेसी उपलब्ध नहीं है। वॉशरूम में पीरियड प्रोडक्ट्स उपलब्ध थे। हालांकि पद्मिनी चन्नाप्रगदा का कहना है कि उन्हें वहां ऐसे कोई भी संकेत नहीं मिले जो बताते हो कि पीरियड्स के उत्पाद वहां मौजूद थे। इस परेशान करने वाले अनुभव ने विकलांगता खेल शोधकर्ता पद्मिनी को विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों या गर्भवती लोगों के लिए हवाई अड्डे की पहुंच के बारे में चिंतित कर दिया।
बेंगलुरु हवाई अड्डे के प्रबंधन को की गई शिकायत में पद्मिनी ने लिखा है कि आपके कर्मचारियों को क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यदि आपके पास उत्पाद उपलब्ध थे तो स्पष्ट रूप से लेबलिंग क्यों नहीं किया गया? बाथरूम के सामने वाले चिकित्सा कक्ष में कोई नहीं था, वहां से मदद नहीं मिल पाई। मैं इस स्थिति में विकलांग नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला और बीमार लोगों की कल्पना नहीं कर सकती। दोस्तों, वही पद्मिनी की शिकायतों का जवाब देते हुए बेंगलुरु हवाई अड्डे के केंद्र के प्रतिनिधि ने बुधवार 5 अप्रैल को सूचित किया कि टर्मिनल 2 पर एक क्लिनिक और फार्मेसी का निर्माण जल्द ही शुरू करने की उम्मीद है। उसके अप्रिय अनुभव पर उन्होंने अफसोस व्यक्त किया है। ईमेल में कहा गया है कि टर्मिनल 2 पर सभी CISF के कर्मचारियों को किसी भी फार्मेसी की आवश्यकताओं का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को टर्मिनल संचालन टीम को निर्देशित करने के लिए सूचित किया गया है। दोस्तों, खबर पटना उच्च न्यायालय से। यहाँ पर पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि बिहार के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले विकलांग व्यक्ति अधिनियम के तहत परिभाषित विकलांग बच्चों का विवरण प्रस्तुत करे। कोर्ट ने सभी स्कूलों में उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में अपडेट्स मांगे हैं। आदेश शुक्रवार को पारित किया गया था, लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट वेबसाइट पर अपलोड किया गया। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की एक खंडपीठ ने राजकुमार रंजन की भी याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे सभी स्कूली विकलांग बच्चों के डेटा, विशेष रूप से कुशल शिक्षकों की संख्या वाले एक हलफनामे को दाखिल करें। ऐसे छात्रों को पढ़ने के लिए और ऐसे छात्रों की संख्या के लिए जो डे स्कॉलर्स है, जो बोर्डिंग सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। विवरण 3 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डिवीजन बेंच ने राज्य के विकलांग आयुक्त को 3 महीने की अवधि के भीतर सर्वेक्षण या जनगणना करने के बाद राज्य में विकलांग बच्चों की कुल संख्या प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। ये जनहित याचिका भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड के स्थापित दृष्टिबाधित लड़कियों को शिक्षित करने वाले स्कूलों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दायर की गई थी। 6 जनवरी 2020 को उच्च न्यायालय ने इस जनहित याचिका का दायरा बिहार में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बने सभी संस्थानों तक बढ़ा दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को की जाएगी। दोस्तों, सुनते हैं कोरोना से जुड़ी एक नई रिसर्च के बारे में। अब कोरोना पीड़ित व्यक्ति को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी या नहीं, कौन होगा गंभीर, ये बताएगा उसका ब्लड प्लाज्मा। दोस्तों, न्यूयॉर्क में हाल ही में कोविड-19 से रिलेटेड एक नई रिसर्च सामने आई है। दरअसल कोविड-19 के रोगियों के रक्त में एक विशिष्ट प्रोटीन शामिल होता है, जिससे ये अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि सांस लेने के लिए किसे वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत पड़ सकती है और किन लोगों को मरने की सबसे अधिक आशंका रहती है। एक शोध में ये बात सामने आई है। सेंट लुइस में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए अध्ययन से पता चला है कि नमूने जल्दी प्राप्त करने से कोविड के बदतर परिणामों से जुड़े प्रोटीन पहचाने जा सकते हैं, जिससे मदद मिल सकती है, उपचार में तेजी आ सकती है, वेंटिलेटर या वायरस से होने वाली मौत को भी रोका जा सकता है। स्कूल ऑफ न्यूरोजेनेमिक्स एंड इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के निदेशक प्रमुख अन्वेषक कार्लोस क्रुचागा ने कहा कि इस हानिकारक प्रोटीन की पहचान मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि हम न केवल वायरस से वेरिएंट का सामना कर सकते हैं जो कोविड-19 के कारण बनता है, बल्कि भविष्य में नए वायरस भी इससे सामने आ सकते हैं। क्रुजगा ने कहा कि हम कोविड संक्रमण वाले व्यक्ति से रक्त लेने में सक्षम हो सकते हैं, इन प्रमुख प्रोटीनों के स्तर की जांच कर सकते हैं और गंभीर परिणामों के लिए जोखिम का तुरंत निर्धारण कर सकते हैं। फिर हम उस जानकारी का उपयोग उपचार के सर्वोत्तम तरीके को निर्धारित करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस संशोधन में हाई थ्रूपुट प्रोटियोमिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शोध का निष्कर्ष जर्नल साइंस में प्रकाशित हुआ है। टीम ने सेंट लुइस के बार्न्स यहूदी अस्पताल में भर्ती 332 कोविड-19 रोगियों के प्लाज्मा नमूनों का अध्ययन किया और उनकी तुलना उन 150 प्लाज्मा नमूनों से की जो कि SARS-CoV-2 संक्रमित नहीं थे, वो वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है।
रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने प्रोटीन के ओवर एक्सप्रेशन और अंडर एक्सप्रेशन की पहचान करने के लिए हाई थ्रूपुट प्रोटियोमिक्स नामक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे डिसरेगुलेशन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अब हम जिस रिसर्च के बारे में सुन रहे हैं वो हुई है नई दिल्ली में एम्स में बायोफिजिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सरोज कुमार ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया है जिसमें अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों के निदान को बदलने की क्षमता है। इस तकनीक से बीमारी के लक्षण शुरू होने से बहुत पहले ही न्यूरो डिजेनरेटिव विकारों का पता लगाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बुजुर्गों में पार्किंसंस के बहुत प्रारंभिक चरण में स्क्रीनिंग के लिए किया जा सकता है। ये आसान, तेज और कम लागत में बीमारी के प्रमुख कारणों की जांच कर उनका पता लगा सकती है। ये तकनीक उन लोगों की पहचान कर सकती है जो परिवर्तनों से गुजर रहे हैं और उनमें बीमारी के लक्षण विकसित हो सकते हैं। उनका कहना है कि अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लोग प्रभावित हैं। उम्र के साथ साथ इन बीमारियों के होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इनमें तंत्रिका कोशिकाएं समय के साथ अपनी क्षमताओं को खो देती है, जिससे मस्तिष्क में कोशिकाओं की मृत्यु हो जाती है। विशिष्ट लक्षण केवल रोग के बाद के चरणों में होते हैं। इससे बीमारी का पता लगाने में देर हो जाती है। डॉक्टर सरोज ने बताया कि हाल ही के वर्षों में हुए कुछ अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोगों से जुड़े विशिष्ट लक्षणों के प्रकट होने से दशकों पहले ही मस्तिष्क में अपक्षयी परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को पता लगाकर बीमारी के लक्षणों की उत्पत्ति होने से पहले ही इसका इलाज करने की तकनीक विकसित करना एक चुनौती साबित होगी। सुनते हैं कि क्या है ये नई तकनीक। डॉक्टर सरोज ने एक नई विधि विकसित की है। इसे सामान्य प्रयोगशाला उपकरणों और बहुत ही कम संसाधनों का उपयोग करके लार और रक्त से इन कणों को अलग करने में नियोजित किया जा सकता है। इन कणों को नियमित रूप से इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक एलाइजा के उपयोग से आसानी से पहचाना जा सकता है। इस पद्धति के लिए एक पेटेंट लागू किया जा चुका है, जिसका नंबर है 202211022537। साथ ही एक किट भी विकसित की जा रही है, जिसका उपयोग अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों में किया जा सकता है। रिसर्च के दौरान डॉक्टर सरोज ने पाया कि ये कण कुछ बुजुर्ग स्वस्थ लोगों में मौजूद होते हैं जिनमें अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे लोगों के कोई लक्षण मौजूद नहीं होते। आगे प्रयोग और जांच करने पर यह समझ में आया कि ये मस्तिष्क की कोशिकाओं में गिरावट के संकेत होते हैं, जो बीमारी की शुरुआत से पहले के संकेत है। अनुसंधान दल एक प्रोटोटाइप किट विकसित करने और बड़ी आबादी में इन बीमारियों की स्क्रीनिंग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये आविष्कार उन लाखों लोगों के लिए एक सफलता हो सकती है जिनका आने वाले वर्षों में न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों का इलाज किया जाएगा। दोस्तों, अब खबर है तमिलनाडु से। तमिलनाडु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता के साथ सेल्फी ली। पीएम मोदी ने इसे स्पेशल सेल्फी बताते हुए कार्यकर्ता से रूबरू कराया। दरअसल पीएम मोदी ने जिस बीजेपी कार्यकर्ता के साथ सेल्फी क्लिक कराई है वो दिव्यांग है और बीते लंबे समय से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस सेल्फी को ट्वीट करते हुए कार्यकर्ता की कहानी बताई है। पीएम मोदी ने लिखा है कि ये एक खास सेल्फी है। मैं चेन्नई में बीजेपी तमिलनाडु के कार्यकर्ता थिरु एस मणिकंदन से मिला। वो तमिलनाडु के इरोड के रहने वाले हैं। बतौर बूथ अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के लिए काम करते हैं। कार्यकर्ता की तारीफ करते हुए पीएम ने आगे लिखा कि थिरु एस मणिकंदन दिव्यांग है, लेकिन वो अपनी दुकान भी चलाते हैं। खास बात यह है कि वो इस दुकान से रोजाना जो मुनाफा कमाते हैं उसका एक हिस्सा बीजेपी को देते हैं। पीएम मोदी ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि मुझे पार्टी का कार्यकर्ता होने पर बहुत गर्व महसूस होता है, जहां थिरु एस मणिकंदन जैसे लोग हैं। उनकी जीवन यात्रा हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रेरणा देने वाली और समान रूप से प्रेरक है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि पीएम मोदी इन दिनों दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। शनिवार को वो तेलंगाना और तमिलनाडु के दौरे पर थे। चेन्नई में पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर नए इंटीग्रेट टर्मिनल का उद्घाटन भी किया।
वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इसके बाद उन्होंने एक अन्य कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। दोस्तों, अब खबर आती है तिरुवनंतपुरम से। केरल के एक अस्पताल में यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजीत जोस की सर्जरी करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल डॉक्टर सुजीत जोस व्हील चेयर पर बैठकर सर्जरी कर रहे हैं। उनकी ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी हुई है। डॉक्टर सुजीत के हौसले और लगन को हर कोई सलाम कर रहा है। दिव्यांगता को हराकर आज वो उस मुकाम पर है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उनकी ये दिव्यांगता आड़े आ रही है और संस्थानों के नियमों पर विरोध जताया जा रहा है। केरल के एक सरकारी अस्पताल में व्हील चेयर के सहारे सर्जरी करने वाले यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजीत जोश ने विकलांगता मानदंडों को असंवेदनशील और अतार्किक बताया है। इसके कारण वो पुदुचेरी के प्रमुख अस्पताल जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान JIPMER में समान नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। दिव्यांग चिकित्सा पेशेवरों की भर्ती के लिए JIPMER के नए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार यूरोलॉजी विभाग में किसी भी संकाय के पास बैठने, खड़े होने और अन्य चीजों के साथ चलने की कार्यक्षमता होनी चाहिए। आपको बता दें कि यूरोलॉजी प्रशिक्षण के दौरान ही रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से प्रभावित हुए हैं डॉक्टर सुजीत जोश। वे सभी कार्यों को अपने व्हीलचेयर की मदद से अब करते हैं। कार्यालय ज्ञापन में व्हीलचेयर के सहारे कार्य का जिक्र नहीं किया गया है, जिससे वो पद के लिए अयोग्य हो गए हैं। कोलंबिया में CES यूनिवर्सिटी मेडिलेन से फंक्शनल एंड फीमेल यूरोलॉजी फेलोशिप के लिए 2022 में सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल यूरोलॉजी से स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले डॉक्टर जोस ने कहा कि मुझे व्हीलचेयर का इस्तेमाल करके यूरोलॉजिकल सर्जरी करने के लिए विशेष प्रशिक्षण मिला है। विकसित देशों में इन नौकरियों के लिए कार्य के संबंध में ऐसे मानदंड नहीं है। दिव्यांग सीनियर डॉक्टरों ने JIPMER में संबंधित बेंचमार्क विकलांगता और कार्यात्मक जरूरतों के साथ विभिन्न नौकरियों को चिन्हित करने पर गंभीर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कार्यालय ज्ञापन न केवल असंवेदनशील है, बल्कि ये कई दिव्यांग डॉक्टरों को नौकरी के अवसर से वंचित करके मौजूदा कानून का उल्लंघन भी करता है, जो पहले से ही प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में संबंधित पदों पर कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, भारतीय पुनर्वास परिषद भारत सरकार से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शैक्षिक संस्थानों में विशेष शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य है। इसलिए इस बार विशेष शिक्षा में डिप्लोमा की मांग में इजाफा हुआ है। शारीरिक और मानसिक दिव्यांगता से पीड़ित बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने में स्पेशल एजुकेटर की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशेष शिक्षा में 2 वर्ष के डिप्लोमा के लिए सामान्य या पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए इंटरमीडिएट में 50% तथा SC, ST और दिव्यांग जनों के लिए 45% अंक होना अनिवार्य है। सरकार से छात्रवृत्ति भी उपलब्ध है। बरेली में जीवन धारा पुनर्वास एवं शोध संस्थान में विशेष शिक्षा में डिप्लोमा की 35 सीट सुनने में अक्षमता के लिए और विशेष शिक्षा में डिप्लोमा की 35 सीटें बौद्धिक अक्षमता के लिए रखी गई हैं। इसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देश भर के शैक्षिक संस्थानों में विशेष शिक्षकों को रखा जा रहा है। बिहार में 7,000, राजस्थान में 4,500 और उत्तराखंड में 3,246 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में भी बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष शिक्षक रखे जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी ऐसे शिक्षकों की मांग बढ़ रही है। दोस्तों, अब खबर है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। यहाँ पर समग्र शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने हेतु वार्ड संसाधन केंद्र किला में रिसोर्स रूम की स्थापना की गई है। दिव्यांग बच्चों को रिसोर्स रिपोर्ट प्रदान करने के लिए रिसोर्स रूम की स्थापना की गई है। रिसोर्स रूम पर दिव्यांग बच्चे की डे केयर अंतर्गत श्रवण बाधित बच्चों के लिए भाषा व वाणी प्रशिक्षण, ऑडियोमेट्री टेस्ट के आधार पर श्रवण क्षमता की जांच, दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण, मोबिलिटी प्रशिक्षण,
मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए ADL का प्रशिक्षण तथा फिजियोथेरेपी की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी प्रदान करने का कार्य स्थापित रिसोर्स रूम में किया जा रहा है। रिसोर्स रूम पर दिव्यांग बच्चों के हेतु विभिन्न उपकरण यथा ऑडियोमीटर, स्पीच ट्रेनर, ब्रेल किट, लो विजन किट, HBE किट, फिजियोथेरेपी के विभिन्न उपकरण, स्मार्ट केन, ब्रेल व इनलार्ज पुस्तकें तथा विशेष TLM व विशेष खेल सामग्री उपलब्ध है। रिसोर्स रूम पर श्रवण दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता व दृष्टि दिव्यांगता के लिए 3 विशेष शिक्षक तथा 1 फिजियोथेरेपिस्ट रोस्टर के आधार पर उपलब्ध रहेंगे। इनके द्वारा रिसोर्स रूम पर आने वाले लगभग 60 दिव्यांग बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है। सीट रिजर्व कराकर ट्रेन से यात्रा करने वाले दिव्यांग मुसाफिरों को रेलवे ने बड़ी राहत दी है। ट्रेन में बीच के और सबसे ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ ना पाने की उनकी समस्या को देखते हुए दिव्यांगों को अब लोअर बर्थ ही दी जाएगी। मानसिक रूप से दिव्यांग यात्री को भी लोअर बर्थ पर ही आरक्षण मिल सकेगा। अभी तक ट्रेन में सीट बुक कराते समय यात्री लोअर, मिडिल और अपर बर्थ की अपनी प्राथमिकता का विकल्प भरते थे। लोअर बर्थ उपलब्ध ना होने पर उन्हें मिडिल या अपर सीट अलॉट की जाती थी। अब तक दिव्यांगों के लिए कोई भी अलग व्यवस्था नहीं थी। हालांकि अब रेलवे ने इसमें बदलाव कर दिया है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर क्लास कोच में लोअर 2 सीटें दिव्यांगों और मिडिल 2 सीटें उनके सहायक के लिए रिजर्व रहेंगी। रेलवे बोर्ड ने ये बदलाव किया है। सभी 17 रेल मंडलों ने नई व्यवस्था के तहत आरक्षण देना शुरू कर दिया है। इस बदलाव से दिव्यांग मुसाफिरों का सफर अब पहले से काफी आसान हो सकेगा। MNC बेंगलुरु में विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पर पद आरक्षित हैं। इन पदों पर आवेदन के लिए क्वालिफिकेशन MCOM या इसके बराबर या 3 से 5 साल का CA डिप्लोमा या इसके बराबर, एक्सपीरियंस 3 से 5 वर्ष का होना चाहिए। अपना रिज्यूम आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं dhavana.barman@teamlease.com dhavana@teamlease.com। गूगल आपको प्रदान करता है अपने साथ कार्य करने का एक सुनहरा मौका। गूगल विकलांग ग्रेजुएट्स को डेटा एनालिटिक, डिजिटल मार्केटिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अप्रेंटिसशिप का मौका दे रहा है। डेटा एनालिटिक अप्रेंटिसशिप में लोकेशंस होंगी गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु। अधिक जानकारी के लिए आप गूगल की ऑथराइज्ड एडवर्टाइजमेंट्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़े कम्युनिटी कलर्स के समाचार। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और अगर आपकी ओर से भी आप शो में कोई न्यूज शामिल करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमें आप मेल भी लिख सकते हैं या अपना फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं www.radioudan.com पर। साथ ही आपका फीडबैक, आपके सजेशंस आप हमें लिखकर भेज सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर भी। बहरहाल वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। जाते जाते अपनी सभी श्रोताओं को हम याद दिलाना चाहेंगे कि उड़ान आइडल शुरू हो चुका है, इसका एक राउंड खत्म भी हो चुका है और हम आशा करते हैं कि आप इसे भरपूर एंजॉय कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए जाने से पहले एक बार आपको फिर सुनवा देते हैं न्यूज हेडलाइंस। UDID कार्ड विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य बनाने पर MSJ&E कार्यालय ज्ञापन। पुणे के ससून अस्पताल के फिजियोथेरेपिस्ट को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार। स्थायी अपंगता केंद्र शुरू करेंगे गोवा के CM। पद्मिनी चन्नप्रगदा को
बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हुआ बुरा अनुभव। पटना हाईकोर्ट ने विकलांग छात्रों का मांगा ब्यौरा। सुनेंगे कोरोना से जुड़ी नई रिसर्च के बारे में। सुनेंगे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिसीज पर हुई नई रिसर्च के बारे में। दिल्ली एम्स के डॉक्टर ने विकसित की नई तकनीक, बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही किया जा सकता है ठीक। दिव्यांग कार्यकर्ता के साथ पीएम मोदी की स्पेशल सेल्फी, बताया अपनी रोज की कमाई का एक हिस्सा देते हैं बीजेपी को। सुनेंगे व्हील चेयर पर बैठकर सर्जरी करने वाले एक डॉक्टर की न्यूज। विशेष शिक्षा में डिप्लोमा के लिए प्रवेश आवेदन शुरू। दिव्यांग बच्चों के लिए खुला रिसोर्स रूम। ट्रेन में दिव्यांगों के लिए रिजर्व रहेंगी नीचे वाली सीटें।